ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने खत्म किया था C3 C4 तक। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कैम साइकिल, या फिर इसी को बोलते हैं पूरा नाम क्रसुलेंसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, क्रसुलेंसियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका क्या है, पूरा नाम है कैम साइकिल। गिवन बाय किसने दिया था, ये साइंटिस्ट है ओलेरी एंड रोहानी। किसने दिया था, ओलेरी एंड रोहानी नामक साइंटिस्ट ने कैम साइकिल को सबसे पहले जो है ढूंढा था, डिस्कवरी की थी। ठीक है, वैसे तो सबसे ज्यादा अगर आपसे साइंटिस्ट के बारे में पूछेगा तो C3 और C4 का पूछेगा। कैम साइकिल से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये जो होते हैं स्कोटो एक्टिव टाइप के होते हैं। जो कैम साइकिल जो चलता है ज्यादातर स्कोटो एक्टिव प्लांट्स में ही चलता है, पूरा पूरा स्कोटो प्लांट्स में ही चलता है। स्कोटो मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो अपना स्टोमेटा जो है दिन में क्लोज रखते हैं, रात को ओपन करते हैं। ज्यादातर जनरली जो है प्लांट्स अपना स्टोमेटा जो है रात को बंद करते हैं और दिन को खोल के रखते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर सके फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिलीज कर दे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ट्रांसपीरेशन भी हो सके। लेकिन ये क्या करता है, पूरा का पूरा काम जाम कर देता है। रात को अपना काम करेगा, दिन में आराम करेगा। ठीक है, यहां पे देखिए ओपन स्टोमेटा ओनली एट नाइट, रात को बंद रहेगा। अब यहां पे आप लोग देखिए ये जो दो पोर से दिख रहे हैं, डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पोर है, ठीक है, ये जो पोर आपको दिख रहा है यही होता है स्टोमेटल पोर। एक पोर यहां पे भी है, दो पोर, दो सेल दिया है मैंने। ठीक है, दोनों सेम सेल है, बस सिचुएशन अलग अलग है। एक ओपन की बात कर रहा है, एक क्लोज की बात कर रहा है। तो ओपन कब होगा, इन द नाइट, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और डे में क्या होगा, ओपन रहेगा, सॉरी डे में क्लोज रहेगा। तो ये डे की बात कर रहे हैं ना, इतना चीज आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, जैसे ही रात होगा ये अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे। प्रोसेस देखिए, जैसे ही रात होगा ये अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे, और स्टोमेटा ओपन करते ही सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, रात को जो स्कोटो एक्टिव प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा को ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद जो प्रोसेस चलता है वो कौन सा चलता है, C4 का। ये पेप कहां पे है यूज हुआ था, आप लोग याद करिए, C4 में ही यूज हुआ था। तो जो पेप कार्बोक्सिलेस यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपना प्रोसेस चलाते हुए वॉक्यूल, आप लोग जानते हैं सेल का जो पार्ट होता है उसमें एक पार्ट, एक ऑर्गन होता है वॉक्यूल, जो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने आप में स्टोर करने का काम करता है कि नहीं। यहाँ पे पानी, मैलिक एसिड, जितने भी सारी चीजें हैं जो कि एक्स्ट्रा है, स्टोर रूम बोल सकते हैं किसको, वॉक्यूल्स को। तो ये जो है स्टोर रूम की तरह काम करता है। रात को कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसको फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ कंबाइन किया और क्या बनाया, मैलिक एसिड, और इस मैलिक एसिड को स्टोर करके रखा है कहां पे, वॉक्यूल्स में। ठीक है, जैसे ही रात हुआ वॉक्यूल में मैलिक एसिड बना। अब ये जो है मैलिक एसिड बना बना के रात भर इकट्ठा कर लेगा। जैसे ही दिन होगा ये क्या करेगा, अपना स्टोमेटा बंद कर देगा। जैसे ही दिन हुआ स्टोमेटा बंद किया। अब ये जो वॉक्यूल में मैलिक एसिड जो बना करके स्टोर करके रखा है वो कल से, यानी कि रात से, ये क्या करेगा, इसको चेंज करते जाएगा, इसको फिर से कन्वर्ट करते जाएगा, किसमें, मैलेट में कन्वर्ट करेगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट करेगा, और एट द एंड में आकर के वो स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो किसी भी फूड मटेरियल, किसी को नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी, जो फूड मटेरियल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना हुआ होता है उसको क्या करता है, स्टार्च के रूप में कलेक्ट करता है। आप लोग देखिए जो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है, एक प्रकार का, इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जब बहुत सारे सेकेराइड, दो या दो से अधिक सेकेराइड्स मिलके बनते हैं उसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये एक स्टार्च है। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होते जाएगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है बनते जाएंगे और जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में बन जाएंगे तो ये एक इकट्ठा चेन के रूप में आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इसी को बोला जाता है स्टार्च। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा प्लांट्स जो है फूड मटेरियल को कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्च वगैरह बना लिया, प्रोसेस इतना ही था, इसका जो प्रोसेस है वो इतना ही है, याद रखिएगा। और ये जो कैंप प्लांट होते हैं, यहाँ पे मेन चीज मैंने लिखा है, मैलिक एसिड स्टोर करेगा कहाँ, वॉक्यूल्स में। ज्यादातर डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट यानी कि जो रेगिस्तानी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास पानी तो वैसे ही कम रहता है, पानी तो रहता ही नहीं है एक प्रकार से, मान लो है कि नहीं। इसीलिए अगर वो दिन को स्टोमेटा ओपन कर दिए, भरी गर्मी में रेगिस्तान में पूरा सूख के मर जाएगा। इसीलिए वो अपने एक प्रकार से क्या है, मॉडिफिकेशन है, सेल्फ मॉडिफिकेशन है कि नहीं। अपने आप को वातावरण के अनुसार घोलने की शक्ति किसमें है, प्लांट्स में होती है, ह्यूमंस में भी होती है कि नहीं। उसी प्रकार इसने अपना क्या है, मॉडिफिकेशन कर लिया, सेल्फ मॉडिफिकेशन कर लिया। जैसे कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट उनको बोला जाता है जो वाटर के लिए थोड़ा सा टॉलरेंट होते हैं, मतलब कम पानी मिलने पर भी सरवाइव कर जाएंगे, उनको बोला जाता है ज़ेरोफाइटिक। आप लोग अगर लिस्ट बनाना चाहें, कुछ कुछ मेरे को याद है, जैसे कि एक तो ज़ेरोफाइटिक आपको पता है कि नहीं, एक होता है हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक मतलब वो होता है जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट। एक प्रकार से ये भी क्या है, रेगिस्तानी पौधे ही आएंगे, डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, सॉल्ट का, क्योंकि वो वहाँ का सॉइल कैसा होता है, एकदम बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन या फिर सेलाइन, ये दोनों नेचर का होता है। इसलिए सॉल्ट टॉलरेंट कैसे क्रॉप आएंगे, डेजर्ट क्रॉप आएंगे, ये भी क्या है, हेलोफाइटिक होते हैं। एक होता है सेड लविंग प्लांट। सेड लविंग प्लांट को क्या बोलते हैं, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे कि सैड लविंग प्लांट होते हैं, जैसे कि वाटर लविंग प्लांट होते हैं जिसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, है कि नहीं, हाइड्रोफिलिक प्लांट जो कि क्या है, वाटर लविंग है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ और है, मेरे को याद आते जाएगा, मैं बताते जाऊंगा आपको, है ना। इसका मैं लिस्ट बना दूंगा, जितने भी फाइट्स होते हैं सारे के सारे को लिस्ट बना के आप लोग को दे दिया जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया, कैम्प साइकिल, क्रसुलेंसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि स्टोमेटा जो है रात को खुलेगा, दिन को बंद रहेगा। रात को स्टोमेटा ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड लगातार एक्सेप्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, मैलिक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, है कि नहीं। और मैलिक एसिड को वॉक्यूल में स्टोर करके रखेगा। जैसे ही सुबह होगा स्टोमेटा बंद करेगा और ये मैलिक एसिड का रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगा, इसको फिर से एग्जिट करेगा, मैलेट बनाएगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस कराएगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट करेगा, फिर स्टार्च बना के उसको स्टोर कर लेगा, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, लाइव वाले भी बताएंगे, समझ में आ गया। इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, मेजर प्रश्न जो भी था मैंने लिख दिया। मैलिक एसिड के बारे में पूछ सकता है, कहाँ स्टोर होता है, दिन रात, किसने दिया। एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, जितने भी कैक्टस वगैरह आते हैं, पाइनएप्पल फ्रूट हो गया, है कि नहीं, ड्रैगन फ्रूट हो गया, ये भी एक प्रकार का फ्रूट है जो कि डेजर्ट प्लांट है कि नहीं। और इसके अलावा बहुत सारे कैक्टस वगैरह आते हैं, इंडोर प्लांट्स भी आते हैं। कैंप प्लांट के दो एग्जाम्पल मेजर है जो पूछा जाता है, पहला है ओनियन, दूसरा है गार्लिक। ठीक है, वैसे आप लोग ये सुने नहीं होंगे, लेकिन ओनियन गार्लिक एक प्रकार का कैंप प्लांट है कि नहीं। नोट कर लीजिएगा भाई, ओनियन एंड गार्लिक, हाँ दोनों कैंप प्लांट है। वेजिटेबल्स में यही है कैंप प्लांट, ओनियन एंड गार्लिक। फ्रूट्स में तो देख ही रहे हैं, कैक्टस, पाइनएप्पल, ड्रैगन फ्रूट, हाँ एलोवेरा भी आएगा, वो भी एक प्रकार का कैक्टस ही है कि नहीं। अच्छा, इनमें एक चीज़ और है
केम प्लांट से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जो होता है क्या बॉडी मास वो बहुत स्लो ग्रोथ करता है। बॉडी मास कैसा ग्रोथ करेगा? स्लो रहता है। बॉडी मास ग्रोथ कैसा होता है? स्लो होता है। आप लोग देखते हो एलोवेरा को, सालों साल पड़े रहता है घर पे, लेकिन उसकी हाइट जो है छोटी की छोटी रहती है। आखिरी में फिर उसको काट पीट के साफ करना पड़ता है, नहीं तो सड़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, उसकी वृद्धि बहुत कम होती है, बहुत स्लो ग्रोथ। हम लोग अभी कॉलेज में एक प्लांट लगाए, ड्रैगन फ्रूट का प्रोपागेशन चल रहा था, तो उसका एज अ कटिंग यूज़ कर रहे थे, तो रूटिंग ला रहे थे कटिंग में। उस छोटे छोटे जो पौधे हैं एकदम टाइनी टाइनी, इतना बड़ा साइज का, साल भर हो गया वो उतना ही बड़ा है, अभी तक नहीं बढ़ा है, लेकिन रूटिंग हो गया है। उनका जो रूट ग्रोथ होता है बहुत ब्रॉड होता है, रूट जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड ग्रोथ होता है, लेकिन जो ऊपर का मास होता है कम ग्रोथ होता है। ठीक है, हाँ। और एक चीज़ और, C4 प्लांट्स में मैं नहीं बताया था, पीछे आप लोग एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। जो C4 प्लांट होते हैं उनका वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है? हाई होता है। बहुत ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होता है किसका? C4 प्लांट्स का। कैसे? आप लोग देखते हैं गन्ना है कि नहीं, गन्ना एक C4 प्लांट है, वो जितना पानी एक्सेप्ट करता है उतने से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर कैन, यानी कि अंदर में शुगर कैन के अंदर में क्या है? वाटर का एक्यूमुलेशन होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? लेकिन आप लोग C3 प्लांट्स में चले जाइए, जैसे कि धान देख लीजिए, जितना पानी वो उपयोग करता है क्या उतना प्रोडक्शन दे पाता है? क्या उतना बॉडी मास दे पाता है? नहीं दे पाता है कि नहीं? लेकिन गन्ना देख लो, गन्ना जितना पानी लेता है धान से तो कम ही पानी लेता है, अगर उसका लाइफ साइकिल के हिसाब से देखेंगे तो। क्योंकि धान जो है कितना 4 महीने 5 महीने में हो जा रहा है, 3-4 महीने, आजकल तो बहुत अर्ली वैरायटी आ गया। गन्ना कम से कम 15 से 18 महीना जा रहा है कि नहीं? उसके हिसाब से गन्ने में कम वाटर रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जो एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा होता है, यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इतना आप लोग को समझ में आ गया? ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया है नहीं? नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या आ गया भाई? अगला है हमारा C2 साइकिल। ठीक है, ये कोई एक स्पेशल प्रकार का साइकिल नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कैसे। ये अलग से प्लांट्स में नहीं होता, ये कौन से प्लांट में होता है? ज़्यादातर C3 प्लांट्स में ही होता है, ज़्यादातर C3 प्लांट्स में यह प्रोसेस चलता है। ठीक है, C2 साइकिल याद रखिएगा, C2 साइकिल जिसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। फोटो रेस्पिरेशन यानी कि लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का होना, और रेस्पिरेशन का सीधा सीधा मतलब होता है अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का अपटेक करने लगेगा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपटेक करते हैं, कोई भी जीवधारी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही अपटेक करते हैं। रेस्पिरेशन शब्द ऑक्सीजन से ही रिलेट करता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फोटो के प्रेजेंस में यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट रेस्पिरेशन करने लगते हैं वो प्रोसेस कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन, या फिर C2 साइकिल भी बोलते हैं, है कि नहीं? वैसे तो ज़्यादातर फोटो के प्रेजेंस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन होने लगा, यानी कि प्रोसेस उल्टा हो गया। रेस्पिरेशन जो है रात को होता है, रात को इसलिए होता है क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, और रात को उन्हीं ग्लूकोज को तोड़ करके ATP के रूप में अपना काम करते रहता है। कुछ इधर पार्टिसिपेट, उधर उधर, मतलब सेल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उधर पार्टिसिपेशन करते रहते हैं वो लोग। हाँ, ये अभी पता चल जाएगा। फोटो यानी कि लाइट, लाइट दिख गया मतलब वो लाइट के प्रेजेंस में ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, बाहरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई ज़्यादा एकदम सोचने वाली बात नहीं है, एक बार में समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 सेल ऑर्गन ऐसे हैं जो C2 साइकिल में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों का नाम याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट पूछे या ना पूछे, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ज़्यादातर कि पैराक्सीसोम
किस चीज में पार्टिसिपेट करता है, तो याद रखिएगा फोटो रेस्पिरेशन या फिर C2 साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। पैराक्सीसोम का उपयोग यहीं पे हो रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, ये जो C2 साइकिल होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस, यानी कि पौधे जो हैं इसको करते तो है, ये प्रोसेस होता तो है, लेकिन पौधे को कोई काम का नहीं है। इसमें जो है घाटा होने लगता है। घाटा किस चीज का? देखिए, सबसे पहले मैं बताया कि ये जो है ऑक्सीजन को अपटेक करने लगता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अपटेक करने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन का घाटा हो गया सबसे पहले। तो दूसरा घाटा किस चीज का हो गया? यूटिलाइजिंग एनर्जी, एनर्जी का उपयोग कर रहा है। कोई भी साइकिल को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी भी यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि इससे दो घाटा तो हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गया। अब इसके द्वारा क्या क्या चीजें बनी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप लोग प्रोसेस देखिए कहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए, जब प्रोसेस होता है तो जो पैराक्सीसोम होता है, पैराक्सीसोम एक हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन पैराक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पैराक्साइड। यह हाइड्रोजन पैराक्साइड जो होता है हार्मफुल है, यानी कि एक प्रकार का पॉइजन है। ठीक है, जो कि पैराक्सीसोम के अंदर में फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा क्या चीज बन रहा है? अमोनिया रिलीज हो रहा है, NH3 देखिए, साथ ही साथ CO2 का प्रोडक्शन होने लगा। ये देखिए CO2 का प्रोडक्शन होने लगा। दो तीन चीजें जो है हार्मफुल चीजें का प्रोडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पैराक्साइड और NH3 अमोनिया के, ये तीनों का प्रोडक्शन होने लगेगा। किन किन सेल ऑर्गन्स के बीच में होगा? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीसोम। कंडीशन क्या कहता है? ये जो सिचुएशन है ये कब होगा? ये जो प्रोसेस होता है तभी होगा जब पौधे लगातार फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अब पेड़ के आसपास या पौधे के आसपास ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। अब क्या करेंगे? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा एनवायरनमेंट में, पौधे ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को भूल जाएंगे, ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे और एक प्रोसेस चलाएंगे। कौन सा प्रोसेस? जो C3 साइकिल में चला था। क्या चला था? रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में कौन सा एक्सेप्ट किया था सबसे पहले? PGA, है कि नहीं? 3-PGA जो है सबसे पहला कंपोनेंट बना था, यहाँ पे भी बन रहा है, देखिए, है कि नहीं? क्या चीज का अपटेक हो रहा है? ऑक्सीजन का। साथ ही साथ एक और चीज का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको बोलते हैं 2-PGA। यहाँ पे 2-PGA नाम का भी एक सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 3-PGA तो बनेगा ही बनेगा, साथ में 2-PGA भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये अपना प्रोसेस चलाते हुए पैराक्सीसोम में इंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे इधर ये जो इक्वेशन है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मेजर चीज़ क्या आता है? कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन पैराक्साइड। देन उसके बाद फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होके फिर से ATP खर्चा होने लगेगा। ये साइकिल चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम ना हो जाए, यानी कि हाई है तब तक यही प्रोसेस चलने वाला है। अगर ये चालू हो गया, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, ये प्रोसेस चलेगा। दूसरा क्या कंडीशन है? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जब लो होगा, ठीक है, तभी ये प्रोसेस चलेगा। तीसरा क्या कहता है? हाई टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा होगा, लाइट की प्रेजेंस होगी, ज़्यादा लाइट प्रेजेंस होगा, तब जाके ये प्रोसेस चलेगा। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, C2 साइकिल कब होगा, या फिर C2 साइकिल्स अकर्स व्हेन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी गिवन इन द ऑप्शन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोग को, है कि नहीं? बड़ा ही छोटा चीज है, कोई बहुत बड़ा मारपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? अगला चले, आप लोग को समझ में आया? फनीश, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ओके, सिंपल है एकदम। आप लोग को C3, C4, कैम और C2 ये चारों साइकिल्स में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िएगा,
2-3 बार पढ़िएगा, आप लोग को एकदम परमानेंट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब कभी दिक्कत हो तो आप बताइएगा, फिलहाल अभी तो दिक्कत नहीं होगा, इतना मेरे को भी पता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, जितना भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और प्लांट्स जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर करके ये क्या है, स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लिया है। स्टोर करके कहाँ कहाँ रख सकता है? 2 जगह पे, एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक, है कि नहीं। सोर्स वो जगह होता है जहां पे खाना का प्रोडक्शन होता है, यानी कि लीफ बोल सकते हैं, पत्तियों में ही खाना का प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा सिंक वो जगह होता है जहां पे खाना स्टोर होता है। अब स्टोर कहां पे हो सकता है? स्टोर जहां पे होता है, अब स्टोर होने के बहुत सारे जगह हो सकते हैं, जैसे कि जो फल वाले पेड़ होते हैं वो फल में अपना खाना स्टोर करते हैं, आलू हो गया जड़ों में स्टोर करके रख लिया, लीफी वेजिटेबल क्या है, पत्तियों में स्टोर करके रख लिया। मतलब ये क्या है? सिंक है, जहां पे भी खाना स्टोर हो रहा है वो जगह सिंक कहलाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, द प्लेस वेयर फूड मटेरियल स्टोर्ड इज नोन एज सिंक और सोर्स, तो क्या आएगा? सिंक आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो है सिंक और सोर्स के रूप में ग्लूकोज और स्टार्च को स्टोर करके रख लिया। अब इसके जस्ट बाद अगला प्रोसेस चलेगा। कौन सा प्रोसेस चलेगा? ये इस स्टार्च को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या चलाएगा? रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला प्रोसेस अभी C2 साइकिल देखे वो फोटो रेस्पिरेशन है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होगा। बाकी नॉर्मली जो रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है उस ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा, तोड़ने का काम करेगा। बहुत सारे साइकिल चलेंगे, कौन कौन से साइकिल चलते हैं भाई? आप लोग स्टेप बाय लिख सकते हैं। जो ग्लूकोज बना है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? ग्लाइकोलिसिस साइकिल पे। ग्लाइकोलिसिस साइकिल पे क्या करेगा? ये सबसे एंड प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ, रेस्पिरेशन के अंदर में आएगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जिसमें हम लोग सबसे लास्ट वाला एंड प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ये अभी अभी क्वेश्चन कहीं तो मैं देखा था, यही क्वेश्चन कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। हाँ, ये क्वेश्चन आया था ना सर कहीं पे। पाइरुविक एसिड जो होता है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। फिर ये पाइरुविक एसिड जाएगा किधर पे? क्रैब साइकिल के अंदर पे। ठीक है, अब क्रैब साइकिल के अंदर में जाएगा और यहां से बहुत सारे एनर्जी निकालेगा, जैसे कि एटीपी रिलीज करेगा। इस पाइरुविक एसिड को तोड़ करके ना कुछ एटीपी बना रहा है, कुछ NADH2 बना रहा है, कुछ तो ADP बना रहा है, कुछ तो GTP बना रहा है। मतलब ये सारे क्या है? एनर्जियल कंपोनेंट है। ये मैंने जितने बताया ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप लोग को पहले पूरा नाम तो बता ही चुके हैं, है कि नहीं? AD9 ट्राइफॉस्फेट डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, यही सब आएंगे इस पे। अब जो ये ATP, NADH2, ATP, GTP, ये सारी जो चीजें बनी है ये क्या होंगी? सभी कलेक्ट होके आएंगे और एक साइकिल अलग से चलाएंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के द्वारा जो नोट है, ये क्या है? ये NADH2 क्या है? नोट है। FADH2 क्या है? नोट है। नोट बोले तो करेंसी, बड़ा नोट है, 500 का नोट है, लेकिन हमको खर्चा करने के लिए समोसा दुकान में जाना है, क्या 10 रुपए का ही समोसा खाना है, चिल्लर चाहिए, तो ये क्या करेगा? ETS साइकिल में जो बड़े बड़े नोट है उसको चिल्लर के रूप में, ATP के रूप में सबको बना देगा और ये ATP का उपयोग जो है अलग अलग जगह में करते रहेगा। ये ओवरफ्लो मैंने बताया, जो भी है ये आप लोग को समझ में आया। इसी प्रकार से प्रोसेस चलेगी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ग्लूकोज जो है बन गया है, बाकी अगला प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ये हम लोग रेस्पिरेशन का टॉपिक है, रेस्पिरेशन कल देखेंगे, आज फोटोसिंथेसिस एंड कर देते हैं। अगला क्या देखते हैं हम लोग? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना वो दिया, बहुमत दिया कि क्या है भाई, क्यों
फोटोसिंथेसिस का रेट कब डाउन होगा, कब ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला प्रोसेस बोलूंगा, फैक्टर अफेक्टिंग है रेड ड्रॉप इफेक्ट। सबसे पहला फैक्टर है रेड ड्रॉप इफेक्ट। इसको किसने दिया था? गिवन बाय इमर्सन। ये क्वेश्चन आता है, नोट करते चलिएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी में मैक्सिमम ज़्यादातर जो है आपसे पूछा जाता है साइंटिस्ट के बारे में। फिजियोलॉजी जो है पूरा साइंटिस्ट पे निर्भर है कि नहीं। एक से एक साइंटिस्ट ने अपना अपना डिस्कवरी किया, ये किया वो किया। आप लोग देखिए गिवन बाय इमर्सन और रेड ड्रॉप इफेक्ट में इमर्सन ने क्या कहा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस का दर होता है, रेट होता है, वो डिक्रीज होता है बियॉन्ड रेड लाइट। यानी कि जब रेड लाइट से ज्यादा, रेड लाइट का वेवलेंथ लगभग कितना होता है? 680 to 700 nm, इतना ही वेवलेंथ होता है किसका? रेड लाइट का। हम लोग देखे थे यही दोनों लाइट है जो पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 में काम कर रहा था, है ना। अब इसके आगे गया, यानी कि मान लेते हैं 750 चले गया या 780 चले गया, धीरे धीरे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का रेट गिरने लगेगा। फोटोसिंथेसिस का रेट गिरने लगेगा बियॉन्ड द, जैसे जैसे रेड लाइट के ऊपर लाइट जाने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है। ये डायग्राम जो है दो चीज़ों को डिनोट कर सकता है। पहला चीज़ आप लोग देखिए, हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस रेट किस पे होता है? सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में होता है? आप लोग पढ़े होंगे 12वीं में, प्रैक्टिकल भी किए होंगे भाई, कि जब लाइट को प्रिज्म से ट्रेवल किया जाता है तो ये क्या करता है? 7 प्रकार के रंग निकालते हैं, विब ग्योर, है कि नहीं, जिसको बैजानी हापी नाला बोलते हैं, है कि नहीं। 7 रंग होते हैं। तो ये सातों रंग में सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है हमारा रेड लाइट में, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा रेड लाइट में, दूसरा होता है ब्लू लाइट में, ठीक है। उसके बाद फिर जितने भी हमारे बैजानी हापी नाला के अंदर में आते हैं वो किसको छोड़ करके? ग्रीन को छोड़ करके। जो ग्रीन कलर होता है इसमें सबसे कम लीस्ट फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ग्रीन कलर में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है भाई? कोई बता सकता है? वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ आसपास 500 के आसपास। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया हूँ, याद रखिएगा। ग्रीन और ब्लू के आसपास का वेवलेंथ कितना होता है? 500 होता है। रिफ्लेक्ट करता है, सही बोल रहे हैं सर। देखो हम लोग को कोई भी कलर कब दिखता है? जब वो कलर को क्या है? रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। जैसे हमको ये दरवाजा जो है आप लोग देख रहे होंगे, ये दरवाजा छोड़ो, जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्लैक कलर जो है ब्लैक कलर जो है एब्जॉर्ब हो जा रहा है। सॉरी, ये ब्लैक कलर का एग्जाम्पल ही नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। दूसरे कलर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये ब्लू कलर है, ठीक है। ये ब्लू कलर हमें ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्लू है तो ब्लू दिख रहा है, ऐसा मत बोल देना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। देखिए जो लाइट होता है, लाइट में 7 रंग होते हैं, मैंने बताया, चाहे ये लाइट ले लो चाहे कोई भी लाइट ले लो। ये लाइट से जैसे ही लाइट टकरा के हमारी आंखों पे आ रही है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। लाइट से टकरा के यहाँ पे टकराई, हमारे आंखों पे आया, तो ये जो ब्लू लाइट है, सिर्फ ब्लू लाइट हमारी आंखों की ओर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी जो उस लाइट से निकलने वाली सारी लाइट है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है? सिर्फ ब्लू लाइट को। यानी कि जो कलर होगा वही कलर बस रिफ्लेक्ट होगा, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ब्लैक ऐसा कलर है जो सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और व्हाइट एक ऐसा कलर है जो सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। बात समझ में आई है ना? लिख लीजिए, ब्लैक कलर जो होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में, हाई अमाउंट में क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हमको ब्लैक पहनने से ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। जो व्हाइट होता है वो क्या करता है? सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एब्जॉर्ब करना और रिफ्लेक्ट करना अलग है। हाई अमाउंट ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है।
ठीक है, व्हाइट और ब्लैक के केसेस में। इसके अलावा जो भी अलग कलर हैं, ठीक है, वही कलर को बस रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए हमको कलर दिखाई देता है। अब पत्तियां कौन से कलर की होती हैं भाई? ग्रीन कलर की, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है उस पे, है कि नहीं। अब ग्रीन कलर वाला जो लाइट है वही बस रिफ्लेक्ट होगा, बाकी सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो ग्रीन कलर तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया, तो ना उसमें फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है और ना ही उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं। ये चीज समझ लीजिए आप लोग। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो होगा वो रेड लाइट में होगा, उसके बाद फिर ब्लू लाइट में होगा। इसको अगर हम लोग डायग्राम के रूप में थोड़ा सा बनाएं, आप लोग को याद करने के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या बना सकते हैं, लीनियर कर्व, ग्रोथ कर्व। ठीक है, ऐसे करके कुछ रहेगा। यहां पे क्या है, ब्लू लाइट है, ठीक है, यहां पे है ग्रीन लाइट और यहां पे है रेड लाइट। और ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। यानी कि देखिए, रेड लाइट में थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा प्रोडक्शन हो जा रहा है, इतना तो नहीं हो रहा है रेड लाइट के जितना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन हो जा रहा है इतने में, लेकिन ग्रीन लाइट में क्या हो रहा है, सबसे कम प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है। लोवेस्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन, हाईएस्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन, फोटोसिंथेटिक रेट, रेड लाइट। ये है रेड, ये है ब्लू, ये है ग्रीन। आप लोग समझ गए, ये समझ गए। ये छोटा सा टॉप डायग्राम से आप लोग को याद रख सकते हैं, बना लीजिएगा अगर आप लोग को याद रखना है लंबे समय तक। बाकी दूसरा चीज मैं लिखा हूं, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन, यानी कि कौन से लाइट को पत्तियां ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो पहला तो बता दिया, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो ग्रीन लाइट तो सबसे लीस्ट आएगा। उसके बाद ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। आपसे प्रश्न अगर उल्टा पूछा कि सबसे ज्यादा कौन से लाइट को प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, तो ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है रेड लाइट में। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। अब एक क्वेश्चन मैं पिछली बार बताया था, जो जानता है वो छोटी बस नहीं बताएगी, बाकी सब बता सकते हैं, ठीक है, उसको पता होगा मे बी। एक क्वेश्चन है कि हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस रेट, हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक रेट कौन से लाइट में होगा। मान लेते हैं ऑप्शन ए दे दिया आप लोग को ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ग्रीन दे देते हैं, चलो, अरे ग्रीन तो है ही नहीं, पर्पल ले लो, ठीक है। चौथा क्या दे दें, चलो वाइट ले लो। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, है डी। सर तो पहले ही बता दिए डी आंसर। क्या लगता है जी आप लोग को, है? इधर छोटी बताएं, लाइव वाले भी बताएं भाई, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, ऑप्शन देख के बताओ। है देवेंद्र कुमार, पूर्वी, अरे बताओ यार, कहाँ चाय वाय पीने चले गए हो का? आ रहा है, हाँ ठीक है। क्या लगता है आप लोग, थोड़ा तुक्का नहीं मारे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है? रेड लाइट बोल रहे हैं। देखो ऐसा है कि जो व्हाइट लाइट होता है, ठीक है, व्हाइट लाइट, सूरज से आने वाली किरणें कैसी होती है, व्हाइट होती है। उस लाइट में सभी लाइट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। यानी कि व्हाइट कब बनेगा, ये बोर्ड पता है व्हाइट दिख रहा है, इस व्हाइट के अंदर में सिर्फ व्हाइट नहीं है, आप इसके माइक्रो पार्टिकल्स को जब एकदम मैग्नीफाई करोगे, जूम करोगे, तो उसमें बहुत सारे कलर जो हैं लगे हुए हैं। जब आप लोग फोन में पानी गिर जाता है तो देखते हो ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, एकदम छोटा छोटा डॉट, उन्हीं को मिक्सअप करके सारे कलर बनाए जाते हैं। तीन जो है मेजर कलर होता है, रेड, ठीक है, कौन कौन सा होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू। ये तीनों लाइट मिल करके कोई भी कलर बना सकते हैं, तो ये मेजर लाइट है, ठीक है। वाइट भी बना सकते हैं, वाइट के पास सारे कलर का क्या है, लाइसेंस होता है, उनके पास सारी लाइटें होती हैं, मतलब ब्लू लाइट भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, येलो, बैजानी, हापी, नाला, सब, ठीक है। ये तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को। ये जो फैक्टर अफेक्टिंग बताया, रेड ड्रॉप इफेक्ट, इसके बारे में प्रश्न आता है भाई, याद रखिएगा। दिया था किसने,
इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट चले, किसका? वाइट है, हाँ वाइट ही है आंसर, लेकिन ये वाइट कलर कभी नहीं पूछेगा। क्या वाइट रिफ्लेक्ट होता नहीं है, वाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैंने व्हाइट शर्ट पहना है तो ये क्या करेगा, वहां से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं ब्लैक पहनता तो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते, ये तो रिफ्लेक्शन की बात हो गई। लेकिन ये जो स्वयं लाइट, वो जो आप लाइट देख रहे हो, वो क्या है, सारे कलर का मिक्सचर है, वो बताना चाह रहे हैं, है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये छोटा सा चीज है, बस इतना ही है, उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर एक और नाम का फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है, या तो कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। क्या कहता है लिमिटिंग फैक्टर, किसने दिया था? ब्लैकमैन, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और इस लिमिटिंग फैक्टर के अंदर में अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन ने क्या कहा था, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय लिमिटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनी फोटोसिंथेटिकल पार्टिसिपेशन, फोटोसिंथेटिकल पार्टिसिपेशन। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, कौन कौन लेता है? वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्लोरोफिल भाग ले रहा है कि नहीं। ये तीनों चीजें क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की भी अमाउंट में कमी आ गई, मान लो फोटोसिंथेसिस के लिए 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वैसे तो ऐसा नहीं चाहिए, जस्ट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, 100 चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, लेकिन अगर इसको 75 ही मिला तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस रेट तो कम होगा ना। जहां पे हम लोग को 100 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल रहा था, वहां पे 75 ग्लूकोज ही मिल पाएगा, है कि नहीं। या फिर मान लो हाइड्रोजन की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट है, वाटर की कमी हो गई हाइड्रोजन ऑक्साइड की, तो यहाँ पे भी रेट डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये किसने कहा था? ब्लैकमैन ने कहा था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के द्वारा, कि किसी भी चीजों की कमी होने पर फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा। अगला है हमारा वेबबर्ग इफेक्ट, वारबर्ग। ठीक है, वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं इसको, वारबर्ग नाम से ही चलाया गया क्योंकि वारबर्ग नाम से साइंटिस्ट ने इसको दिया था, है कि नहीं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने वही कॉन्सेप्ट दिया था, C2 साइकिल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, C2 साइकिल वाला कॉन्सेप्ट देते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का रेट बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगा, लगातार कम होते जाएगा जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया? बस यहां तक इतना ही है। आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में जान गए होंगे। ठीक है, ग्लूकोज बन गया है, कल से ग्लूकोज तोड़ेंगे, चिल्लर भजाएंगे। ठीक है, नोट का प्रोडक्शन कर लिए हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। इनके नाम से क्वेश्चन आता है। जोसेफ प्रिस्टले फिजियोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अपने रिसर्च के द्वारा फिजियोलॉजी को। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको नाम से जानते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बधाई हो, नहीं सुना है तो भी बधाई हो, अभी सुन लोगे। बेलजार एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये बेलजार एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें एक बेल के शेप का जार होता है। बेल जानते हो, मंदिर में जाओ घंटी बजाते हैं, उसी शेप का एक जार था। ठीक है, कुछ ऐसा। ये ऐसा एक जार था। ठीक है, नीचे में क्या था, प्लेट था। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जार था जो कि घंटी के शेप था, इसको बोलते हैं बेल जार। इसके अंदर में एक प्लांट लगा दिया, एक छोटा सा पौधा बना दिया, किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने। साथ ही साथ एक क्या कर दिया, मोमबत्ती जला दिया। एक मोमबत्ती नहीं, सबसे पहले तो पेड़ नहीं था, सबसे पहले मोमबत्ती जलाया और एक चूहा को रख दिया। ठीक है, जैसे जैसे मोमबत्ती जलते गया, मोमबत्ती को जलने के लिए क्या चाहिए,
ऑक्सीजन, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज जलेगा नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे दिए, मोमबत्ती जला और जलते जलते यहाँ के जितने भी ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज कर लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पे जो चूहा है वो क्या हुआ, धीरे 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 एक समय आया जब कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गया। ठीक है, ये एक सिचुएशन, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में उन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्टले ने, आजा भाई आजा रे, अच्छा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम वही काम किया, बस अंतर इतना था कि इस बार उसने एक पेड़ डाल दिया। ठीक है, एक पेड़ लगा दिया, एक मोमबत्ती लगा दिया और एक चूहा भी रख दिया, तीनों चीजों को रख दिया एक साथ में और मोमबत्ती को जला दिया। अब यहाँ पे चूहा भी नहीं मरा, मोमबत्ती भी जलते ही रहा, पेड़ तो अपने आप में है ही है जिंदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसी ऑक्सीजन का यूटिलाइज ये चूहा भी कर ले रहा है, इसी ऑक्सीजन का यूटिलाइज ये मोमबत्ती भी कर ले रहा है जलने में, है कि नहीं। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था, पहले में चूहा मर गया, दूसरे में चूहा जिंदा रहा। इसी एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए प्रिस्टले ने कहा कि जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, है नहीं, क्या हुआ, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण को प्यूरिफाई करते हैं, और इसी को बाद में उन्होंने ऑक्सीजन का नाम दिया। ठीक है, बाद में इन्हीं ने ऑक्सीजन का नाम दिया। तो आपसे पूछेगा ऑक्सीजन की खोज की श्रेय किसको दी जाती है, जोसेफ प्रिस्टले साहब को दी जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन इज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले बाय द प्रोसेस ऑफ बिल्जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप लोग को पता है कि किसी घर में आग वाग जल जाता है तो इतना घुटन कहीं के लिए होता है, घुटन का कारण वही होता है, आग भले जलते रहे उधर बाहर में, इस कमरे में अगर थोड़ा थोड़ा भी आग आ गया तो यहाँ के ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज करने लगेगा, जलाने लगेगा, ऑक्सीजन सब जल गया, आदमी परेशान हो जाएगा, अरे उसको सांस ही नहीं मिल रहा, भले आग नहीं लगा है इस कमरे पे, बगल वाले कमरे पे लगा है, बाथरूम में नहीं लगा है, तुम बाथरूम में घुसे हो, घर के बिल्डिंग में आग, फिर भी दम घुट के मर जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही नहीं है कि नहीं। ये कारण से इंसान मरते हैं, बाकी आग जलने से कोई नहीं मरता है, बच ही जाते हैं ले दे के, एकदम जब जर भुंजा जी तभी जलते चद्दर लौड़। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई। फिजियोलॉजी की आज हम लोग यहीं पे करते हैं ख़त्म। ठीक है, कल हम लोग रेस्पिरेशन देखेंगे।